डिविजनल काउंसिल ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के सदस्य गुरुवार को भेलूपुर स्थित LIC ऑफिस के बाहर उपवास पर बैठ गए। LIC एजेंट वरिष्ठ मंडल प्रबंधक की कार्यप्रणाली के खिलाफ अपनी मांगों के समर्थन में सामूहिक उपवास पर बैठे हैं। अनशन स्थल पर सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष SL ठाकुर ने कहा कि हमारे शहर की शाखाओं व मंडल कार्यालय पर एजेंटों ने अपनी मांगों से संबंधित पत्रक मैनेजमेंट को दिया था, लेकिन हमारी मांगे नहीं मानी गयी। इसके बाद अनिश्चितकालीन अनशन का निर्णय लेना पड़ा। हमारी मांगे जब तक मानी नहीं जाएंगी, आंदोलन जारी रहेगा। ज्ञानवापी श्रृंगारगौरी केस की देश की सर्वोच्च अदालत में कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग के संरक्षण के मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। इसके लिए शुक्रवार को जजों की बेंच गठित होगी। चीफ जस्टिस ने इसको लेकर आदेश दे दिए हैं। कमीशन की कार्रवाई के दौरान ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के संरक्षण के लिए सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया था। ये आदेश 12 नवंबर तक ही प्रभावी रहेगा। लिहाजा अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मामले की सुनवाई इससे पहले करने की मांग की थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कल से सुनवाई के लिए जजों की एक बेंच गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट कल 3 बजे बेंच का गठन करेगी। वाराणसी कमिश्नर पुलिस अतिथि देवो भव की बात कर रहा है। शासन के मुख्यमंत्री से लगाए सभी मंत्री और आला अधिकारी इस अतिथियों के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन लक्सा पुलिस इससे उलट आचरण कर रही है। दक्षिण भारत के रहने वाले तीर्थयात्री जी चंद्रमौली के साथ हुई चेन स्नैचिंग की घटना के 5 दिन बाद भी पुलिस दौड़ा रही है। यही नहीं, घटना के दौरान चंद्रमौली के 4 उचक्कों को मौके से पकड़कर पुलिस को सौंपा था। आरोप है कि पुलिस ने उचक्कों को छोड़ दिया, न चेन बरामद हुई और न तीर्थयात्री को इंसाफ मिला। चंद्रमौली ने बताया कि 7 नवंबर जिस दिन देव दीपावली मनाई जा रही थी, तब बाबा का दर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान रामापुरा चौराहे के पास पीछे से आए उचक्के ने उनकी चेन नोच ली। चंद्रमौली ने साहस का परिचय देते हुए उचक्कों को पकड़ लिया। मेरा नहीं तो दर्शन कर लेके वो रस्सी बंधे और रस्सी बांधने के बाद लाइन से आ रहे तो ये लोग पहले आए। हमारे बहन और एक बहन है, उनको थोड़ा तबीयत अच्छा नहीं रहता, उनको पकड़ लेते। हम लोग पीछे आ रहे, ये लोग भाग के आए तो पीछे से चुरा के ले लिया। चोर को पकड़े फिर क्या हुआ? पकड़ के इधर लाए, चोर बोल के पुलिस वाला हैंड वर्क के इधर लेके आए। फिर क्या चोर को छोड़ दिया पुलिस? ये लोग हैंड वर्क कर दिए। अच्छा, हैंड वर्क कर दिए। हैंड वर्क करती है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ मालूम, सुबह बोले सुबह तो उनको छोड़ दिए, उनका ने कुछ भी नहीं है, हमारे पास नहीं है बोला उन्होंने। भोजपुरी मंच के अध्यक्ष शंभू राय ने कहा कि देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में बोली जाने वाली भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बार मांग के बावजूद सरकारें उपेक्षा कर रही है। देश की सत्ता में बैठे महापुरुषों से लगायत वर्तमान सत्ता में बैठे कई लोग भोजपुरी क्षेत्र से ही हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर सरकार इस भाषा का सम्मान करे। मैदानी स्थित पराड़कर स्मृति भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भोजपुरी भारत की अत्यंत प्राचीन व जीवंत भाषा है। क्षेत्रफल, जनसंख्या, लोक साहित्य व लोक संस्कृति के दृष्टिकोण से काफी समृद्ध भाषा हमारी भोजपुरी है। जो हमें उपहार में मिली है भोजपुरी। आज की यह पत्रकार वार्ता 2 लाइन में इसमें आपको मैं कहना चाहूँगा कि भोजपुरी माई की भाषा, माई का उपहार, होके पढ़ाई मिले मान्यता, मान ले सरकार। 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को भी दर्ज किया जाए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मदन मोहन मालवीय पत्रकारिता संस्थान के नए एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह ने गुरुवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पूर्व इस पद पर प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह रहे। उनकी सेवानिवृत्ति होने के बाद से ये पद रिक्त था। डॉक्टर नागेंद्र के कार्यभार ग्रहण करने पर काशी विद्यापीठ के प्राध्यापकों और विभागीय लोगों ने शुभकामनाएं दी। इस मौके पर लाइव विनर से बातचीत में डॉक्टर नागेंद्र कुमार ने बताया कि इससे पहले वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के 10 वर्ष तक सहायक अध्यापक रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो पारंपरिक ज्ञान और तकनीकी पत्रकारिता की शिक्षा को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। लाइव विनर साहब का बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता है। एक चीज़ से पत्रकारिता में लंबा समय आपने दिया हुआ है, क्या मिशन होगा? कहीं ना कहीं एक दायित्व तो मिला आपको, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन बच्चों के प्रति किस तरह से आप मैं चाहता हूं कि बच्चों में सबसे बड़ी कि एक चरित्र निर्माण के साथ शब्दों का निर्माण हो जाए, जिससे चूँकि शब्दों से ही पत्रकारिता चलता है। उस शब्द के आधार पर एक नई रोशनी इस देश को मिलेगी। जिस तरह से एक सूरज अपनी लालिमा के साथ प्रकाशमान करता है, उसी से शब्दों को सीख करके बच्चे नए व्यक्तित्व के साथ देश को एक नई ऊर्जा दे सकते हैं। फीस वृद्धि के खिलाफ 27 दिनों से अनशन पर बैठे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के छात्रों को गुरुवार को आश्वासन मिला। इसके बाद उन्होंने अनशन समाप्त कर दिया। बता दें कि विद्यार्थी परिषद के छात्रों की ओर से पूर्व छात्र संघ भवन के पास अनशन किया जा रहा था। इस दौरान छात्रों ने
बीएचयू परिसर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर चौराहे पर भैंस के आगे बीन बजाया, कुलपति के वाहन के आगे खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को छात्रों ने जुलूस निकाला और बीएचयू प्रशासन विरोधी नारेबाजी करते हुए सिंह द्वार पहुंचे और मुख्य गेट बंद कर अनशन पर बैठ गए। रात भर चले विचार मंथन के बाद बीएचयू प्रशासन छात्रों से वार्ता के लिए तैयार हुआ। हरुआ स्थित कृषक इंटर कॉलेज के समीप गुरुवार को हौसला बुलंद बदमाशों ने ठेकेदार के भाई को मारपीट कर 1.5 लाख रुपए लूट लिए, साथ ही मोबाइल और बाइक की चाबी भी छीन ली। इसके बाद वाराणसी की ओर फरार हो गए। शिवपुर थाना के गणेशपुर निवासी उत्तम पटेल के भाई दिनेश पटेल ठेकेदार है। उत्तम गुरुवार की सुबह भाई से पैसे लेकर काजीसराय क्षेत्र के साई गांव स्थित साइट पर काम करा रहे मजदूरों को देने के लिए जा रहे थे, तभी बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे डाला। भुक्तभोगी ने पूरी घटना 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचित की। इसके बाद बड़ा गांव थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस व क्राइम ब्रांच घटना की जांच कर रही है। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने कोरोना काल में माता पिता दोनों को खो देने वाले बच्चों से गुरुवार को विकास भवन सभागार में मुलाकात कर उनका हाल जाना। ये सभी बच्चे पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने सभी बच्चों से बात किया। उन्होंने उनकी रुचि, स्वास्थ्य, परिवार के बारे में जाना। बच्चों के पैतृक संपत्ति में उनका नाम जुड़वाने के लिए संबंधित विभाग को पत्र भेजने के लिए अधिकारियों को निर्देशन किया। इसके साथ ही अगर बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर स्वयं का व्यक्तिगत नंबर भी उपलब्ध कराया। मुख्य विकास अधिकारी ने एक अभिभावक की भूमिका निभाते हुए सभी बच्चों को प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को अपने घर पर साथ में लंच करने के लिए भी आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को वाराणसी के कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इस दौरान वे रविदास घाट से वाराणसी को गंगा में 3 जेटी की सौगात भी देंगे। साथ ही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सीएम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, जहां सतुआ बाबा आश्रम में वे श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में आयोजित 2 दिवसीय गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री गोवर्धन योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजना का निरीक्षण और समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे के करीब वाराणसी पहुंचेंगे। सीएम शाम को ही लखनऊ वापस लौट जाएंगे। बता दें कि शुक्रवार को वाराणसी में कई वीवीआईपी मौजूद रहेंगे। इसमें 3 केंद्रीय मंत्री के अलावा प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर मिश्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम वीवीआईपी के शुक्रवार को वाराणसी आगमन को देखते हुए पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में जुट गया है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर और सतुआ बाबा आश्रम में सीएम के बड़े कार्यक्रम के मद्देनजर एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे ने सभी सुरक्षा पॉइंट्स का जायजा लिया। उन्होंने आश्रम से जुड़े लोगों से बातचीत, साथ ही गणमान्य लोगों के बैठने और आने जाने के मार्गों का सूक्ष्मतम से निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना मिलते ही वाराणसी में प्रशासनिक अमला अलर्ट हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।